Hello and welcome back everyone. So this is lecture number 3 of current electricity chapter class 10th physics. So in today's lecture, आज के लेक्चर में हम करने वाले हैं ओम्स लॉ। आज जो टॉपिक होने वाला है ओम्स लॉ, ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल रहने वाला है और इसमें हम जिस तरह के क्वेश्चंस करेंगे ये कम्प्लीटली आपके बोर्ड्स को फोकस करते हुए रहेगा, जिसमें आप एक कॉन्सेप्ट बिल्ड करने वाला क्वेश्चंस देखेंगे, इसमें आप देखेंगे ग्राफिकल क्वेश्चंस देखेंगे और आप देखेंगे इस लेक्चर में मैंने एक क्वेश्चन लिया है जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का है, जो ग्राफ को समझाने के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद एनसीईआरटी का एक एक्टिविटी, सबसे पहले तो हम एक्टिविटी करेंगे जो आपको बोर्ड पे ये दिखाई दे रहा है, ये एनसीईआरटी का एक्टिविटी है जो ओम्स लॉ से पहले दिया हुआ है। इनको भी समझना ज़रूरी है क्योंकि अब एग्जामिनेशन में एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस भी आने लगे हैं। ठीक है, तो अगर आपको अब तक ओम्स लॉ में किसी भी तरह का प्रॉब्लम हुआ हो या फिर आप नहीं समझ पाए हो अपने स्कूल्स में या फिर कहीं भी आप पढ़ रहे हो, तो आज आपको ओम्स लॉ 110% क्लियर होने वाला है बिल्कुल अच्छे तरीके से। बट उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, कॉपी पेन पेंसिल निकाल कर बैठिए, नोट्स बनाइएगा साथ साथ, और जहाँ पे पॉज करके वीडियो को क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बोला जाए वहाँ पे क्वेश्चन ज़रूर अटेम्प्ट करना। ठीक है, इससे पहले 2 लेक्चर्स ऑलरेडी हो चुका है इस करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से, जिसमें मैंने आपको पढ़ाया था लेक्चर नंबर 1 में मैंने आपको पढ़ाया था इलेक्ट्रिक चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। देन लेक्चर नंबर 2 में मैंने आपको पढ़ाया इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, करंट के साथ साथ सर्किट्स एंड हाउ द करंट फ्लोज, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ चार्जेस, ऑल दिस बेसिक थिंग्स वी हैव कंप्लीटेड विद सम गुड क्वेश्चंस। तो आज देखो, सबसे पहले ओम्स लॉ को समझने के लिए हम ये एक्टिविटी समझेंगे। तो एक्टिविटी में क्या है ज़रा इसको समझिए। हमने एक सर्किट बनाया हुआ है, इस सर्किट में हम कुछ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट जोड़ेंगे। सबसे पहले जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होगा वो ये होगा, एक्स वाई इज अ निक्रोम वायर। ये यहाँ से यहाँ तक, ये जो वायर आपको दिख रहा है ना, एक्स से लेकर वाई तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये एक निक्रोम वायर है। और इस निक्रोम वायर का रेजिस्टेंस आगे हम लोग डिस्कस करेंगे थोड़ी देर बाद। इसका रेजिस्टेंस हम मान लेते हैं आर के बराबर है। ठीक है, ये इसका रेजिस्टेंस कितना है, आर के बराबर, और ये रेजिस्टेंस का सिंबल होता है। देखो, कोई भी मटेरियल तुम ले रहे हो, कोई भी कंडक्टर ले रहे हो जिसमें कि करंट फ्लो करे, तो उस मटेरियल का, उस कंडक्टर का अपना खुद का एक रेजिस्टेंस होता है। अगर आप रेजिस्टेंस के बारे में ज़्यादा नहीं जानते हैं तो बस आज आप इतना समझ लो कि रेजिस्टेंस एक कंडक्टर या एक वायर का एक ऐसा प्रॉपर्टी है या मटेरियल का ऐसा प्रॉपर्टी है जो करंट को फ्लो होने से रोकेगा, चार्ज को फ्लो होने से रोकेगा। तो हर वायर में, हर मटेरियल में कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है। तो हम जिस तरह का मटेरियल ले रहे हैं, दिस इज अ निक्रोम वायर। ठीक है, निक्रोम वायर एक अलॉय होता है। ये किस किस मेटल से मिलकर बनता है तो याद रखना है, ये निकल, मैंगनीज, क्रोमियम और आयरन से मिलकर बनता है। इन सबको हम मिक्स कर देते हैं एक पर्टिकुलर रेशियो में, तो हमारे पास एक अलॉय मिलता है हमें, जिसे हम कहते हैं निक्रोम वायर। तो इस निक्रोम वायर को एक्स और वाई के बीच में कनेक्ट कर दिया गया। फिर करंट को मेजर करने के लिए हम निक्रोम वायर्स के साथ सीरीज में एक एमीटर लगा देंगे, और इस निक्रोम वायर में कितना वोल्टेज है उसको मेजर करने के लिए, हम पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए हम एक वोल्ट मीटर लगा देंगे। तो ये एम मीटर कनेक्टेड है, ये वोल्ट मीटर कनेक्टेड है। वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में कनेक्ट करेंगे और एक एम मीटर हमेशा सीरीज में कनेक्ट करेंगे। अब यहाँ देखो, ये जो पॉइंट है, लेट अस सपोज दिस पॉइंट इज ए एंड दिस पॉइंट इज बी। इन 2 पॉइंट्स के बीच में, ए और बी पॉइंट्स के बीच में हम बैटरी कनेक्ट करेंगे। बैटरी क्या करता है, बैटरी पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करता है ताकि सर्किट के अंदर करंट का फ्लो हो सके, कंटिन्यूअस फ्लो हो सके करंट का। तो यहाँ पे हम एक बैटरी कनेक्ट करेंगे और ये है स्विच, दिस इज स्विच। अभी फिलहाल ये स्विच ऑफ है, हम बैटरी कनेक्ट करके इसे ऑन करेंगे। तो ये हमारे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स हो गए जो हम ओम्स लॉ को वेरीफाई करने के लिए यूज करेंगे। ये एक्टिविटी कौन सा एक्टिविटी, अगर एग्जामिनेशन में आपसे सवाल पूछे कि एक एक्टिविटी बताइए जहां पे आप ओम्स लॉ को वेरीफाई कर रहे हैं और वहां से बताइए कि V और I किस तरह से रिलेटेड है। V और I का मतलब है पोटेंशियल और करंट। पोटेंशियल और करंट किस तरह से रिलेटेड है और उससे जो रेशियो निकलता है वो रेशियो में आप क्या देख रहे हैं, आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो अगर ये क्वेश्चन आता है, किसी भी तरह का एक्टिविटी रिलेटेड क्वेश्चन आए ओम्स लॉ का, किसी भी तरह का ग्राफिकल रिलेटेड एक्टिविटी वाला क्वेश्चन आए, तो इस चीज़ों को जिस तरह से मैं समझा रहा हूँ इसी तरह से बना करके एक्सप्लेन कर देना। ठीक, अब हम क्या करेंगे, हम सेल लेंगे। सेल जानते हो क्या होता है, सेल एक बैटरी की तरह होता है। सिंगल बैटरी को हम सेल कहते हैं और एक से ज़्यादा सेल जोड़ देते हैं तो बैटरी कहते हैं। सेल का सिंबल ये है, दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव।
तो हम सेल लेंगे, कितना सेल लेंगे, 1 2 3 4 5, हम 5 सेल्स लेंगे और हर एक सेल का वोल्टेज होगा 2 वोल्ट का। हम 5 सेल लेने वाले हैं तो हर एक सेल का कितना वोल्टेज होगा, 2 वोल्ट। ठीक, ऐसे आपके एनसीईआरटी बुक में, आपके बुक में हर एक सेल का 1.5 वोल्ट वोल्टेज दिया गया है और इस निक्रोम वायर का लेंथ भी दिया गया है 0.5 मीटर्स। एनीवेज हम लेंथ और वोल्टेज पे ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे क्योंकि इसके बिना भी आप इस एक्सपेरिमेंट को आप कर सकते हैं। तो मैंने 2 वोल्ट का वैल्यू इसलिए उठाया ताकि आपको ये जो रीडिंग्स है ना, ये ग्राफ और रीडिंग्स ये सब समझने में आसानी हो। डेसिमल वैल्यू से भी समझ आ जाता है, बट मैं चाह रहा हूँ कि आपको आसानी से समझ आ जाए सारा चीज़। तो आप 2 वोल्ट का बैटरी लेकर के भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। तो मान लो हम इस टर्मिनल्स के बीच में, इस ओपनिंग में हम एक बैटरी लगाते हैं, एक सेल लगाते हैं जिसका वोल्टेज कितना है, 2 वोल्ट। तो यहाँ पर हम एक बैटरी कनेक्ट कर देते हैं। फिलहाल एक ही बैटरी कनेक्ट करेंगे। अभी फिलहाल हमारे पास एक सेल है, इस सेल को इस तरह से हम कनेक्ट कर रहे हैं। ये सेल का पॉजिटिव टर्मिनल, ये सेल का नेगेटिव टर्मिनल, और हम स्विच को ऑन कर देते हैं। ऑन करेंगे तो यहाँ पे एक डॉट लगा देंगे, ये स्विच ऑन हो गया। अब तुम जैसे स्विच ऑन करोगे तो क्या होगा, यहाँ से अब यहाँ से करंट का फ्लो चालू हो जाएगा। ये करंट इस तरह से अब फ्लो करने लगेगा। करंट को हम आई सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम यहाँ पे आई सिंबल करंट के लिए यूज कर लेते हैं। देखिए तो क्या हुआ, जैसे तुम बैटरी लगा करके स्विच ऑन करते हो तो इस सर्किट में करंट फ्लो करने लगा एंड करंट का डायरेक्शन होता है पॉजिटिव से नेगेटिव, करंट फ्लो करने लगा। अब आप इस सर्किट में एक वोल्टमीटर लगा कर रख रहे हैं और एक एमीटर लगा कर रख रहे हैं। एमीटर का काम होता है सर्किट में जो करंट फ्लो कर रहा है, इसका काम क्या होता है, टू मेजर द करंट, टू मेजर करंट। जो सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है वो इसे मेजर करके आपको बता देगा। और वोल्टमीटर का काम होता है टू मेजर वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस, टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस। आइए, हमारे पास बैटरी कितना है, 2 वोल्ट का, हम 2 वोल्ट का बैटरी यूज कर रहे हैं। तो एक्सपेरिमेंट में हमें ये मिला कि जब हम यहाँ पे 2 वोल्ट का एक बैटरी यूज करते हैं तो इसके अक्रॉस वोल्टेज 2 वोल्ट हमें दिखाता है, वोल्टेज 2 वोल्ट, और करंट इसमें दिखाता है 4 एम्पियर। एक अजम्पशन लेकर चल रहे हैं कि 2 वोल्ट बैटरी लगाने से करंट 4 एम्पियर फ्लो किया। ठीक, उसके बाद हम यहाँ पे एक सेल के बजाय 2 सेल्स यूज कर लेते हैं। अब इसको हटा देंगे, अब यहाँ पे 2 सेल्स जोड़ देंगे। ठीक, ये हो गया पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, अगेन ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव टर्मिनल, तो 2 सेल्स जुड़ गया। अब जब एक सेल का पोटेंशियल 2 वोल्ट है तो तुम मुझे बताओ 2 सेल्स लगा रहे हैं तो टोटल पोटेंशियल कितना हो जाएगा, सिंपली ऐड कर दो। तो जब हम एक सेल लगा रहे थे तो पोटेंशियल हमारे पास 2 वोल्ट था, 2 सेल लगाएंगे तो कितना वोल्ट हो जाएगा, 4 वोल्ट, 2 + 2, 2 वोल्ट यहाँ से आएगा, 2 वोल्ट यहाँ से आएगा, तो नेट पोटेंशियल आ जाएगा 4 वोल्ट। तो अब हमें पोटेंशियल सर्किट में कितना मिल रहा है, 4 वोल्ट। तो जब हमें 2 वोल्ट का पोटेंशियल मिला, या फिर जब हमने सर्किट को 2 वोल्ट का पोटेंशियल दिया तो करंट 4 एम्पियर फ्लो हुआ, और जब हम 4 वोल्ट का पोटेंशियल देते हैं तो करंट कितना गुना हो जाता है, या फिर करंट कितना हो जाता है, ये हो जाता है 8 एम्पियर, करंट हो जाता है 8 एम्पियर। ये सब एक्सपेरिमेंटल रीडिंग्स है, ये सब रीडिंग्स हम यहाँ से देखेंगे। हमने देखा कि जब हम 4 वोल्ट का बैटरी यहाँ पे लगाते हैं तो ये वोल्ट मीटर 4 वोल्ट रीडिंग दिखाता है और ये एमीटर कितना रीडिंग दिखाता है, 8 एम्पियर। तो हम इन दोनों रीडिंग्स को यहाँ पे रिकॉर्ड कर लेंगे। ठीक, अब हम 2 सेल्स के बजाय अब हम तीसरा सेल भी लगा देते हैं। हम इस सर्किट में 3 सेल्स इस तरह से लगा देंगे। पहले एक सेल का रीडिंग ये रहा, दूसरा सेल का रीडिंग ये रहा, अब तीसरा सेल या तीसरा सर्किट, तीसरा एक्सपेरिमेंट, तीसरा ऑब्जर्वेशन। तो 3 सेल्स लगा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा वोल्टेज, 6 वोल्ट। ये बैटरी का कंप्लीट वोल्टेज होगा 6 वोल्ट। ठीक है, तो यहाँ पर भी करंट बढ़ जाएगा और ये करंट हो जाएगा 12 एम्पियर। यहाँ से करंट का रीडिंग ले लेंगे 12 एम्पियर। अब फिर हम यहाँ पे 3 बैटरी के प्लेस पे अब हम 4 बैटरी लगा देंगे, तो चारों बैटरी का मिलाकर के नेट पोटेंशियल 8 वोल्ट मिलेगा हमें। तो जब 8 वोल्ट का ये वोल्टेज मिलेगा इस सर्किट को, तो इस निक्रोम वायर से करंट कितना फ्लो करेगा, करंट फ्लो करेगा 16 एम्पियर, करंट फ्लो करेगा 16 एम्पियर। ठीक, इसी तरह से अब एक बैटरी और लगा दो, एक सेल और जोड़ दो। पहले यहाँ पे कितना था, अभी यहाँ पे 4 सेल्स था, अब यहाँ पे 5 सेल्स जोड़ दीजिए, 1 2 3 4 एंड 5। अब यहाँ पे 5 सेल्स जुड़ गया, मतलब 5 सेल्स मिला करके जितना वोल्टेज बना रहा होगा दैट विल बी 10 वोल्ट। तो अब हमें यहाँ पे 10 वोल्ट का पोटेंशियल यहाँ मिलेगा। तो इस बैटरी से हमें 10 वोल्ट का पोटेंशियल मिला। जो पोटेंशियल हमें इस निक्रोम वायर के अक्रॉस मिल रहा होगा, 10 वोल्ट का पोटेंशियल हमें यहाँ पे मिल रहा है। तो 10 वोल्ट का पोटेंशियल यहाँ पे करंट फ्लो कराएगा 20 एम्पियर का।
तो ये हमारे पास रीडिंग हो गया। ठीक है, हमने देखा कि जब हम एक सेल लगाते हैं तो करंट फ्लो होता है 4 एम्पियर, जब हम 2 सेल लगाते हैं तो करंट होता है 8 एम्पियर, जब हम 3 सेल लगाते हैं तो करंट होता है 12 एम्पियर, और जब हम 4 सेल लगाएंगे 16 एम्पियर, 5 सेल लगाएंगे तो 20 एम्पियर। ये हमारा एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन से हमने ये सर्किट वगैरह बना करके लैब में एमीटर और वोल्ट मीटर को कनेक्ट करके हम एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, और हमने ये देखा कि इस तरह से रीडिंग आ रहा है। अब हम क्या करते हैं, हम इन सारे रीडिंग्स को इस ग्राफ में प्लॉट करने की कोशिश करते हैं। हम देखते हैं कि ग्राफ का नेचर कैसा आता है या फिर ग्राफ का शेप कैसा आता है। तो उसके लिए हम सबसे पहले ग्राफ में रीडिंग्स लिखेंगे। तो देखो करंट एक्सिस पे और वोल्टेज एक्सिस पे, ये हो गया करंट वाला एक्सिस और ये हो गया हमारा वोल्टेज वाला एक्सिस। अब यहाँ पे हम वोल्टेज और करंट का वैल्यूज रखेंगे। तो देखो वोल्टेज का जो वैल्यू है ना हमारे पास, सबसे छोटा वैल्यू है 2 वोल्ट और सबसे बड़ा वैल्यू है 10 वोल्ट। तो हम वोल्टेज को ऐसे कर देते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं 2 4 8 10, 2 4 अच्छा 6 है, 2 4 6 8 और एक और कर दो 10। तो ये हो गया हमारा 2 वोल्ट, ये हो गया 4 वोल्ट, 6 वोल्ट, 8 वोल्ट एंड 10 वोल्ट। ठीक, अब करंट का रीडिंग देखिएगा। सबसे कम करंट यहाँ पे 4 एम्पियर और मैक्सिमम करंट यहाँ पे 20 एम्पियर। तो सबसे कम करंट है 2 एम्पियर और सबसे ज़्यादा करंट है 20 एम्पियर। तो हम इस रीडिंग को इस तरह से लिखेंगे कि हमारे पास सारा वैल्यूज आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम करंट को शुरू करते हैं कहाँ से, 2 एम्पियर से शुरू कर लेते हैं। एक चीज़ का ध्यान रखना, इंटरवल्स बराबर का रखना। जितना इंटरवल ये है उतना गैप यहाँ पे, उतना गैप यहाँ पे, गैप सेम रहना चाहिए। वाई एक्सिस का गैप सेम, एक्स एक्सिस में जो भी गैप होगा वो सब सेम होगा। तो हम इसका गैप थोड़ा कम कर देते हैं और सबको एक साथ एक बराबर कर देते हैं। ये हो गया हमारा 2 एम्पियर, ये हो गया 4 एम्पियर, दिस इज 6 एम्पियर, दिस इज 8 एम्पियर, दिस इज 10 एम्पियर and this is 12 ampere, this one is 14, this is 16, this is 18, ये हो गया 20। तो 20 एम्पियर का कंप्लीट वैल्यू हमें यहाँ पे मिल गया। देखो करंट जो एक्स एक्सिस में है ये करंट एम्पियर में है और यहाँ पे वाई एक्सिस में वोल्टेज वोल्ट में है। ठीक है, 4 से लेकर 20 तक हमें चाहिए था, सब कुछ मिल गया हमें। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 एंड 20। चलो बिल्कुल सही है। अब हम वैल्यूज़ को पुट करते हैं। वैल्यूज़ को पुट करेंगे, जब करंट 4 एम्पियर फ्लो हो रहा था, या फिर ऐसे देखो, जब वोल्टेज 2 वोल्ट था तो करंट कितना था 4 एम्पियर। जब वोल्टेज 2 वोल्ट था, ये रहा वोल्टेज 2 वोल्ट, तो करंट कितना था 4 एम्पियर। तो यहाँ से ले लेंगे हम ये 4 रीडिंग और यहाँ से ये हो गया हमारे पास वोल्टेज। तो पहला पॉइंट हमें ये मिला, दिस इज़ आवर फर्स्ट पॉइंट, ये पहला पॉइंट। जब करंट कितना था, जब करंट 4 एम्पियर था तो वोल्टेज 2 वोल्ट था। इसी तरह से जब करंट 8 एम्पियर था तो जब करंट 8 एम्पियर था तो वोल्टेज 4 वोल्ट था। जब करंट कितना था 8 एम्पियर, 8 एम्पियर में वोल्टेज कितना मिल रहा था हमें वोल्टेज मिल रहा था 4 वोल्ट। करंट जब 8 एम्पियर हुआ ना, करंट जब 8 एम्पियर हुआ तो ये हो गया हमारे पास इसका पॉइंट, ये हो गया लोकेशन। 8 एम्पियर में 4 वोल्ट, 12 एम्पियर में 6 वोल्ट, 12 6, ये हो गया 12 और ये हो गया 6, दिस इज 6 एंड दिस इज 12, दिस इज 12। सो दिस इज आवर पॉइंट, दिस इज आवर पॉइंट। ठीक, इसी तरह से आगे देखिए 16 8, जब करंट 16 एम्पियर फ्लो किया तो हमें वोल्टेज मिला 8 वोल्ट। ये वोल्टेज हमें मिला कितना 8 वोल्ट। तो दिस इज आवर पॉइंट, देख रहे हो। अब और देखो, लास्ट है 20 एम्पियर। जब करंट 20 एम्पियर था तो वोल्टेज कितना 10 वोल्ट। इनको हम कनेक्ट कर देंगे, इनको हम इस तरह से कनेक्ट कर देंगे। तो ये हो गया हमारा पॉइंट्स। अब जब तुम ये सारे पॉइंट्स को मिलाओगे, ये सारे पॉइंट्स को तुम मिलाओगे तो क्या तुम्हें ऑलमोस्ट एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। ठीक है, ऑरिजिन से पास करता हुआ एक स्ट्रेट लाइन तुम्हें मिल रहा होगा। ये देखो, ये स्ट्रेट लाइन मिला। तो यहाँ पे हम ये बता सकते हैं ग्राफ से, कि जैसे जैसे हम वोल्टेज बढ़ा रहे थे उसी तरह से करंट हमारा बढ़ता गया। वोल्टेज जितना बढ़ाओगे करंट उतना बढ़ता जाएगा। तो ये जो ग्राफ आया, इस ग्राफ को हम कहते हैं लीनियर ग्राफ। दिस इज अ लीनियर ग्राफ। दैट मीन्स वोल्टेज और करंट एक लीनियर रिलेशनशिप फॉलो करता है। लीनियर रिलेशनशिप का मतलब क्या है कि तुम जितना वोल्टेज बढ़ाओगे करंट तुम्हें उतना ज़्यादा मिलेगा, जितना वोल्टेज को कम कर दोगे करंट तुम्हें उतना कम मिलने वाला है। अब यहाँ देखिए,
तुम वोल्टेज को क्या कर रहे थे, पहले 2 वोल्ट का वोल्टेज लगा रहे थे, फिर 2 से 4 हुआ तो वोल्टेज यहाँ 2 गुना बढ़ा, तो करंट भी कितना गुना बढ़ा, करंट भी 2 गुना बढ़ा, बिकॉज 4 2 8 होता है और यहाँ 2 2 4 होता है। तो वोल्टेज को 2 गुना बढ़ाने पे करंट भी 2 गुना बढ़ा। ठीक, यहाँ आ जाओ, वोल्टेज को तुम 3 गुना बढ़ा रहे हो तो करंट भी 3 गुना बढ़ रहा है। देखो 2 3 6, 4 3 12, तो वोल्टेज को 3 गुना बढ़ाने से करंट भी 3 गुना बढ़ गया। इसी तरह से वोल्टेज को 4 गुना बढ़ाने से करंट भी 4 गुना बढ़ गया। वोल्टेज को 5 गुना बढ़ाने से करंट भी 5 गुना बढ़ गया। तो इसका यह मतलब हुआ कि किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर या फिर किसी भी कंडक्टर के अंदर जब हम करंट बढ़ाते हैं या फिर जब हम वोल्टेज बढ़ाते हैं तो वोल्टेज बढ़ाने से करंट उसी प्रोपोर्शन में बढ़ता है, मतलब उसी रेशियो में बढ़ेगा जिस तरह से आप वोल्टेज को बढ़ाएंगे। तुम वोल्टेज को 5 गुना बढ़ा रहे हो तो करंट भी 5 गुना बढ़ेगा, तुम वोल्टेज को 5 गुना कम कर रहे हो तो करंट भी 5 गुना कम हो जाएगा। ठीक है, समझ आ गई बात। तो ये जो ग्राफ मिला है हमें, इसे हम कहते हैं ओम्स लॉ का ग्राफ, लीनियर ग्राफ होता है। तो जितने भी कंडक्टर्स दुनिया में, जितने भी कंडक्टर्स हैं, जितने भी मटेरियल्स हैं, अगर उनमें करंट फ्लो करने के बाद उनका ग्राफ ऐसा मिलता है आपको, तो समझ जाना वो कंडक्टर्स ओम्स लॉ फॉलो कर रहे हैं। बात समझ आ गई। तो ये हो गया ओम्स लॉ का कंप्लीट एक्सपेरिमेंट, उसका ग्राफ, उसका रीडिंग एंड ऑब्जर्वेशंस। अब इससे हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, इससे हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि इन एनी इलेक्ट्रिकल सर्किट और इन एनी मटेरियल, अगर वो कंडक्टर है, इन एनी कंडक्टर द करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। देखो करंट जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ा रहे हो करंट बढ़ रहा है, तो करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड वोल्टेज अक्रॉस दैट कंडक्टर। यहाँ पे कंडक्टर कौन था हमारा, यहाँ पे कंडक्टर था हमारे पास निक्रोम वायर। तो अगर निक्रोम वायर के अक्रॉस हम पोटेंशियल बढ़ाते हैं तो करंट भी बढ़ता है उसी प्रोपोर्शन में जिस प्रोपोर्शन में तुम करंट बढ़ा रहे हो। करंट को तुम डबल कर रहे हो तो वोल्टेज भी डबल करना पड़ेगा। बैटरी देखे हो ना, बैटरी पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करता है। तुम एक काम करो, एक कम वोल्ट का बैटरी लेकर आओ और एक ज़्यादा वोल्ट का बैटरी लेकर आओ और एक बल्ब को ग्लो करो। देखना जहाँ पे जिस बैटरी का वोल्टेज कम होगा ना उसमें बल्ब धीमे धीमे जलेगा, और जिसका वोल्टेज ज़्यादा होगा उसमें बल्ब में भी ज़्यादा करंट फ्लो करेगा और बल्ब बहुत ब्राइट जलेगा। इसीलिए देखो कभी कभी क्या होता है कि जैसे टॉर्च के जो बैटरीज होते हैं, जब वो बैटरीज खत्म होने लगते हैं, उनका एनर्जी खत्म होने लगता है, तो बल्ब धीमा 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 होता जाता है। लेकिन जैसे ही तुम नया बैटरी लगाओगे तो करंट ज़्यादा मिलने के कारण बल्ब भी ब्राइट जलने लगता है, क्योंकि जितना ज़्यादा वोल्टेज उतना ज़्यादा करंट। बात समझ आ गई। अब हम ओम्स लॉ का यहाँ पे एक ये लिख लेते हैं, डेफिनेशंस वगैरह लिख लेते हैं। तो ओम्स लॉ का डेफिनेशन क्या होगा जरा देख लीजिएगा। सो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, डेफिनेशन लिख रहे हैं ना, ठीक है, इसको कॉपी कर लेना। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, current flowing in the conductor, current flowing in the conductor is directly proportional to the applied voltage across the conductor। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डेफिनेशन ऑफ ओम्स लॉ। व्हाट इज ओम्स लॉ? अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, द करंट फ्लोइंग इन द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ेगा वैसे वैसे करंट बढ़ेगा, जैसे जैसे वोल्टेज घटेगा वैसे वैसे करंट भी घटेगा। डायरेक्ट रिलेशन हो गया, लीनियर रिलेशन हो गया। तो जब वोल्टेज बढ़ाओगे करंट बढ़ेगा, वोल्टेज घटाओगे करंट घटेगा, इसे कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड वोल्टेज अक्रॉस द कंडक्टर। अच्छा, ओम्स लॉ तो हो गया ये, बट ओम्स लॉ कब वैलिड है? क्या ओम्स लॉ हर सिचुएशन में, हर कंडक्टर्स में वैलिड है, हर मटेरियल में वैलिड है? नहीं, ऐसा नहीं है। ओम्स लॉ केवल और केवल ऐसे सिचुएशन में वैलिड है जहां पे सारा का सारा फिजिकल कंडीशंस कांस्टेंट होना चाहिए। फिजिकल कंडीशन का मतलब कंडक्टर का टेम्परेचर, कंडक्टर का लेंथ, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये सब फिक्स्ड होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अभी तुम 5 मीटर का निक्रोम वायर ले रहे हो और उसके बाद ये रीडिंग तुम 5 मीटर के साथ ले रहे हो, दूसरा रीडिंग में तुम इसका लेंथ चेंज करके दूसरा रीडिंग ले रहे हो, या फिर तुम इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज करके तीसरा रीडिंग ले रहे हो। नहीं, जो वायर का लेंथ है
पूरे एक्सपेरिमेंट में वायर का लेंथ वही रहेगा। जो वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन किसे कहते हैं, ये जैसे वायर है तुम्हारा, तो ये हो गया इसका लंबाई, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये लेंथ हो गया, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हम इसे कहते हैं जहाँ से करंट एंटर कर रहा होता है, तो दिस इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो इसका जो थिकनेस है, ये थिकनेस हमेशा उतना ही रहना चाहिए जब तक आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। तो ओम्स लॉ तब तक के लिए वैलिड है जब तक तुम्हारे वायर का लेंथ, तुम्हारे वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और इस वायर का टेम्परेचर, देखो जब भी तुम करंट फ्लो करते हो ना किसी भी कंडक्टर में, तो उस कंडक्टर में थोड़ा हीट जनरेट होता है, वो कंडक्टर गर्म हो जाता है। जैसे तुम्हारा फ़ोन है ना, तुम्हारा फ़ोन है, ये बहुत ही एग्जैक्ट एग्जांपल तो नहीं है बट हाँ तुम समझ जाओगे इस एग्जांपल से। तुम्हारा फ़ोन है, जब तुम फ़ोन को बहुत देर तक चार्ज करते हो तो देखना फ़ोन से जो वायर जा रहा होता है ना, अडप्टर से तुम्हारा जो वायर जा रहा होता होगा फ़ोन तक, तो वो वायर गर्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें करंट लगातार फ्लो किया है, आधे घंटे, 1 घंटे, 45 मिनट तक, अडप्टर भी गर्म हो जाता है। तो क्या हुआ, उसे हम कहते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, मतलब कि करंट फ्लो करने से हीट जनरेट होता है। तो इस कंडक्टर में हीट इतना ज़्यादा भी जनरेट नहीं हो जाना चाहिए कि इसका रेजिस्टेंस ही चेंज हो जाए, क्योंकि रेजिस्टेंस जो प्रॉपर्टी होता है मटेरियल का, वो हीट पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, और जैसे रेजिस्टेंस चेंज होगा करंट भी चेंज होने लगेगा। तो अब करंट इस तरह से लीनियरली वैरी नहीं करेगा, ये नॉन लीनियरली वैरी करेगा, मतलब करंट 5 गुना 6 गुना रैंडमली बढ़ेगा करंट। ठीक है, तो ओम्स लॉ के लिए 2 कंडीशन फिलहाल याद रखिए, एक और कंडीशन आगे मैं बताऊंगा। पहला कंडीशन, मटेरियल का, जो मटेरियल आप यूज कर रहे हैं उसका सारा का सारा फिजिकल कंडीशन कांस्टेंट होना चाहिए। मतलब क्या फिजिकल कंडीशन, उसका टेम्परेचर, उसका लेंथ, उसका एरिया, ये कांस्टेंट होना चाहिए, फिक्स्ड होना चाहिए। दूसरा कंडीशन क्या है, दूसरा कंडीशन ये है कि जब आप ओम्स लॉ वेरीफाई करते हैं तो आप वोल्टेज को बहुत हाई नहीं रख सकते। बहुत हाई वोल्टेज पे करंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, करंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, फिर ये जो कर्व आपको दिख रहा है, ये स्ट्रेट लाइन आपको नहीं मिलेगा। करंट बहुत ज़्यादा बढ़ने से करंट का जो ग्राफ होता है ना, ये सीधा सीधा करके सीधा हो जाता है, बहुत ज़्यादा करंट होने लगता है। तो कंडीशन क्या है, यहाँ पे आगे स्टेटमेंट में लिख रहे हैं, अप्लाइड टू द वोल्टेज प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड वोल्टेज अक्रॉस द कंडक्टर प्रोवाइडेड, कंडीशन देखो, प्रोवाइडेड, क्या कंडीशन है, प्रोवाइडेड दैट the temperature remains constant, provided that the temperature remains constant। ये हो गया कंप्लीट आपका एनसीईआरटी वाला स्टेटमेंट। केवल उसमें टेम्परेचर को कांस्टेंट माना गया है, बट टेम्परेचर के साथ साथ और किन बातों का ध्यान रखना है, ध्यान रखना है कि मटेरियल का लेंथ, मटेरियल का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, टेम्परेचर के साथ साथ वो भी कांस्टेंट रहना चाहिए। बिकॉज लेंथ बढ़ेगा या चेंज होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज होगा या फिर टेम्परेचर चेंज होगा, तो मटेरियल का रेजिस्टेंस चेंज होने लगता है, और मटेरियल के रेजिस्टेंस के चेंज होने के कारण करंट भी चेंज होने लगता है। तो अब वो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा, ग्राफ सीधा सीधा ऐसा नहीं बनेगा। दूसरा कंडीशन क्या है, ओम्स लॉ इनवैलिड हो जाता है एट हायर टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा, सॉरी हायर वोल्टेज बहुत ज़्यादा बढ़ा दीजिएगा ना, तो ओम्स लॉ इनवैलिड हो जाता है। बिकॉज वहाँ पे जो एटम्स होते हैं, जो वायर के अंदर एटम्स हैं, बहुत सारे एटम्स होते हैं जिससे इलेक्ट्रॉन फ्री होकर के घूम रहा होता है। तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो तो घूम ही रहे हैं, बट उस एटम के अंदर कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे जो बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब जब बहुत ज़्यादा पोटेंशियल तुम दे दोगे ना, तो वो इलेक्ट्रॉन भी वहाँ से टूट करके बाहर आने लगेगा। जब इलेक्ट्रॉन बाहर आया तो इलेक्ट्रॉन भागने लगेगा, और जब इलेक्ट्रॉन भागेगा तो करंट बनेगा, तो करंट बहुत ज़्यादा, एक तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी भाग रहा था, अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम इतना ज़्यादा वोल्टेज लगा दिए कि अब इलेक्ट्रॉन वहाँ से टूट कर निकलने लगा, मतलब एटम्स में जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स थे वो भी टूट करके बाहर आने लगेंगे। अब वो करंट को कंडक्ट कराने लगेंगे, फिर करंट बहुत ज़्यादा बढ़ने लगेगा, उसके कारण आप ओम्स लॉ को वेरीफाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है, कंडीशन याद रखिएगा, तो फटाफट लिख लीजिए कंडीशंस फॉर ओम्स लॉ, कंडीशंस फॉर ओम्स लॉ। ठीक है, ये स्टेटमेंट पे मैं वापस आऊँगा, या फिर पहले से ही कंप्लीट कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ये कंडीशन हो गया, ये स्टेटमेंट हो गया। इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या है, इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है V, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, V इज वोल्टेज, I इज करंट। ये कंडीशन, जहाँ जहाँ पे वोल्टेज बढ़ेगा वहाँ पे करंट उसी जैसा बढ़ेगा जैसा वोल्टेज बढ़ रहा है। वोल्टेज 2 गुना, करंट भी 2 गुना, वोल्टेज 3 गुना, करंट भी 3 गुना, है ना, ऐसे बढ़ता है। तो जब हम यहाँ से इस कांस्टेंट को हटाएंगे, तो इस कांस्टेंट को हटाने से हमारे पास एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आता है। देखो फिजिक्स में जब भी एक मटेरियल या एक क्वांटिटी दूसरे क्वांटिटी पे डिपेंड कर रहा होता है, तो उसको हम शो करने के लिए एक कांस्टेंट या फिर उसको हटा करके इक्वल टू लगाने के लिए हम वहाँ पे एक कांस्टेंट लगाते हैं, है ना, ये कांस्टेंट है, R इज अ कांस्टेंट।
और यहाँ पे करंट आई था, ठीक है। मतलब ये जो प्रोपोर्शनैलिटी साइन है इसको हम चेंज कर देते हैं इक्वल टू और एक कांस्टेंट में। यहाँ पे जो कांस्टेंट इसका है मतलब है आर, रेजिस्टेंस। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा V इज इक्वल टू आई मल्टीप्लाइड बाई आर। ये होता है ओम्स लॉ का फॉर्मूला, V इज इक्वल टू आई मल्टीप्लाइड बाई आर। व्हाट इज आर? आर इज अ कांस्टेंट। आर क्या है? आर इज अ कांस्टेंट। इसे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, इस प्रोपोर्शनैलिटी का कांस्टेंट हम कहते हैं। कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी कहलाता है ये। इसका नाम है रेजिस्टेंस। दिस इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। दिस इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। क्या करता है रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस करंट का अपोज करेगा, फ्लो ऑफ चार्जेस का अपोज करेगा, ऑपोजिशन करेगा। व्हाट डज रेजिस्टेंस डू? Resistance opposes the flow of charges. Resistance opposes the flow of charges. Resistance opposes the flow of charges, मतलब फ्लो ऑफ करंट। चार्ज को अपोज कर रहा है मतलब करंट को अपोज कर रहा है। तो ये है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का मतलब होता है एक ऐसा प्रॉपर्टी मटेरियल का जो मटेरियल में करंट को फ्लो करने से रोके। वो करंट को फ्लो करने ही दे, करंट को बहने ही नहीं देगा, वो रोक देगा करंट को। दैट इज कॉल्ड एज रेजिस्टेंस, ठीक है। अच्छा, जितना ज्यादा मटेरियल का जितना ज्यादा रेजिस्टेंस उतना कम करंट, मोर इज द रेजिस्टेंस। अच्छा, इसको इक्वेशन में समझ लेना, ठीक है। इसको थोड़ी देर के बाद इक्वेशन से समझ लेना। ये तो हो गया रेजिस्टेंस के बारे में। अब इस फॉर्मूला पे हम थोड़ी देर के बाद फिर से वापस आएंगे। पहले कंडीशंस देख लो। कंडीशन जहां जहां पे ओम्स लॉ इनवैलिड हो जाता है मिटा दें, ठीक है। जहां जहां पे ओम्स लॉ इनवैलिड हो जाता है वो देख लो। उसके बाद रेजिस्टेंस पूरा एक कंप्लीट लेक्चर में बनाऊंगा। इस लेक्चर के बाद कंप्लीट रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी का टॉपिक मैं डाल दूंगा विथ ऑल द बेस्ट क्वेश्चन, ताकि आप अलग अलग टॉपिक्स को समझ करके सेपरेटली स्टडी कर पाएं। अब देखिए कौन कौन से फैक्टर्स हैं ऑन विच ओम्स लॉ बिकम इनवैलिड। लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ, लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ। ओम्स लॉ का क्या लिमिटेशन है? लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ। पहला लिमिटेशन, ओम्स लॉ इज ओनली वैलिड, ओम्स लॉ इज ओनली वैलिड व्हेन all the physical conditions remains constant, मार्कर चेंज करना पड़ेगा, इसका रिफिल खत्म हो गया है। एनीवेज, ओके, ओम्स लॉ कब कब वैलिड है? केवल तब तक के लिए वैलिड है जब तक सारा का सारा फिजिकल कंडीशन क्या हो? कांस्टेंट हो। जैसे फॉर एग्जांपल physical conditions like temperature, length, area of cross section and so on, ये सब कांस्टेंट होना चाहिए। अगर ये सब चेंज हुआ, चेंज होने से क्या होगा? चेंज होने से करंट भी चेंज करेगा, जिसके कारण ओम्स लॉ इनवैलिड हो जाएगा। सेकेंड पॉइंट, इट इज invalid at a very high voltage, at very high voltage। अब इसको थोड़ा समझो। मान लो जो तुम मटेरियल ले रहे थे निक्रोम वायर, उस मटेरियल का ये एटम है, ये एटम है, उसका बीच में न्यूक्लियस है, ठीक है। इस मटेरियल में कुछ इलेक्ट्रॉन्स ऐसे होंगे जो फ्री होंगे, जो बाहर मूव कर रहे होंगे, मेटल्स के अंदर ही मूव कर रहे होंगे, बट सरफेस से बाहर नहीं जाएंगे, मेटल के सरफेस के अंदर ही रहेंगे। ये मेटल्स में फ्रीली है मूव करने के लिए। दिस आर फ्री टू मूव इनसाइड द विद इन अ मेटल। मेटल के अंदर इस तरह के इलेक्ट्रॉन्स फ्री होंगे जो मूव कर रहे होंगे, बट कुछ मेटल्स, कुछ इलेक्ट्रॉन्स ऐसे भी होंगे जो बाउंडेड होंगे। जैसे ये देखो, अभी भी ये ऑर्बिट में घूम रहा है, अंदर वाले ऑर्बिट में अभी भी ये घूम रहा है, ठीक है। इस तरह के जो इलेक्ट्रॉन से जो बाहर वाले ऑर्बिट में ये फ्री होते हैं, क्योंकि ये न्यूक्लियस से बहुत दूर होते हैं, तो न्यूक्लियस का इनके ऊपर फोर्स भी कम लगता है, जिसके कारण ये इजीली बाहर आ सकते हैं और फ्रीली घूम सकते हैं। बट इस तरह के इलेक्ट्रॉन्स अभी भी बाउंडेड हैं। तो जब तुम बहुत ज़्यादा वोल्टेज दे दोगे ना, बहुत ज़्यादा वोल्टेज के कारण क्या होगा ना कि इन इलेक्ट्रॉन्स पे भी बहुत ज़्यादा फोर्स लगेगा, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से टूट करके या फिर यहाँ से निकल करके फिर फ्री हो जाएंगे और बाहर आने लगेंगे। ये इलेक्ट्रॉन्स भी बाहर आने लगेंगे।
ऑलरेडी फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण हमें करंट मिल ही रहा था, बट अब जब ये बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स भी जब बाहर आने लगेंगे तो करंट और ज़्यादा मिलेगा, और ये करंट जब मिलेगा हमें वो कोई एक फिक्स्ड रेट से नहीं बढ़ेंगे, वो बिना किसी वैल्यू के बढ़ेंगे। दैट मीन्स बिना किसी फिक्स्ड वैल्यू के बढ़ेंगे। कभी रैंडमली बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, कभी इतना ज़्यादा बढ़ जाएंगे कि कंडक्टर को ही जला दें, उतना भी हो सकता है। तो जो ग्राफ बनेगा उसके बाद वो ऐसा ग्राफ बनेगा। मान लो यहाँ तक लीनियर ग्राफ बना, फिर करंट एक्सपोनेंशियली बढ़ने लगा, बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा, तो कुछ ऐसा नॉन लीनियर ग्राफ आने लगेगा। तो ये देखो नॉन लीनियर ग्राफ यहाँ आ गया, यहाँ पे लीनियर है, जहाँ जहाँ स्ट्रेट लाइन है ये सारा लीनियर है, ये नॉन लीनियर आ गया, तो यहाँ पे ओम्स लॉ इनवैलिड हो जाएगा। बात समझ आ गया? तो इसलिए हम कहते हैं कि ओम्स लॉ बिकम्स इनवैलिड एट अ वेरी हाई वोल्टेज। ज़्यादा हाई वोल्टेज लगाने पे भी ओम्स लॉ इनवैलिड हो जाता है। तीसरा पॉइंट, ओम्स लॉ केवल ओमिक कंडक्टर्स के लिए ही वैलिड है। ओम्स लॉ किस तरह के कंडक्टर्स के लिए वैलिड है? ओनली फॉर ओमिक कंडक्टर्स। ओम्स लॉ इज वैलिड ओनली फॉर ओमिक कंडक्टर्स। ओमिक कंडक्टर्स। What are ohmic conductors? Ohmic conductors are those conductors that obeys Ohm's law. What are ohmic conductors? Those conductors that obeys Ohm's law. That obeys Ohm's law. ठीक है? Ohm's law is only valid for ohmic conductors that obeys Ohm's law. जैसे फॉर एग्जाम्पल जितने भी मेटल्स हैं ना, कंडक्टर्स, जितने भी मेटल्स हैं गुड कंडक्टर्स, वो सब ओम्स लॉ में आ जाएंगे। दैट मीन्स ओमिक कंडक्टर्स हो जाएंगे। लाइक सिल्वर हो गया, एल्यूमिनियम है ना, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, ऑल द मेटल्स, जितने भी मेटल्स हैं वो सारे कैसे मटेरियल हो जाएंगे? ओमिक कंडक्टर्स हो जाएंगे। इनका ऑपोजिट होता है नॉन ओमिक कंडक्टर्स। ओम्स लॉ इज इनवैलिड किसके लिए? फॉर नॉन ओमिक कंडक्टर्स। नॉन ओमिक कंडक्टर्स क्या होता है? नॉन ओमिक कंडक्टर्स ऐसे कंडक्टर्स जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। दे डू नॉट ओबे ओम्स लॉ। दे डू नॉट ओबे ओम्स लॉ। मतलब कि जब आप नॉन ओमिक कंडक्टर्स के लिए ये जो ग्राफ बनाइएगा ना, वी आई ग्राफ जब बनाइएगा, तो ये स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगा, ये कुछ अलग ही मिलेगा आपको, कुछ ऐसा ग्राफ मिलेगा विच इज़ नॉट लीनियर। नॉन लीनियर ग्राफ है, ये ओम्स लॉ को ओबे नहीं करेगा। इस तरह का जब भी आप स्ट्रेट लाइन देखेंगे ओम्स लॉ फॉलो हो रहा है। स्ट्रेट लाइन के अलावा कोई भी लाइन आपको दिखे दैट डजंट फॉलो ओम्स लॉ। तो एग्जाम्पल में क्या क्या हो जाएगा नॉन ओमिक कंडक्टर्स का? जैसे आपका डायोड्स हो गया, सेमी कंडक्टर्स, बेसिकली ऑल द सेमी कंडक्टर चिप्स, डायोड्स, लाइट एमिटिंग डायोड्स, एलईडीज, ये सब कैसा मटीरियल है? ये सब नॉन ओमिक कंडक्टर्स है। एलईडीज हो गया, इलेक्ट्रोलाइट्स हो गया ना, इलेक्ट्रोलाइट्स में भी करंट फ्लो करता है। तो इस तरह के ट्रांजिस्टर्स हो गए, इस तरह के मटेरियल्स को हम नॉन ओमिक कंडक्टर्स कहते हैं। इनका जब ग्राफ बनाइएगा, एक ग्राफ देख लीजिए, इनका जब ग्राफ बनाते हैं ना हम वी आई ग्राफ, तो वो वी आई ग्राफ कुछ ऐसा बनता है। देखो ये हो गया हमारा वोल्टेज, एक्स एक्सिस पे ये वोल्टेज हो गया और ये करंट हो गया। तो जब आप पॉजिटिव डायरेक्शन में वोल्टेज बढ़ाते हैं तो ये ग्राफ ऐसा मिलता है हमें, ठीक है। और नेगेटिव डायरेक्शन में वोल्टेज बढ़ाइएगा, मतलब प्लस को माइनस और माइनस को प्लस, बैटरी को पलट करके जोड़ दीजिएगा तो ग्राफ ऐसा मिलता है, ठीक है। देखो यहाँ पे ना तो ये ग्राफ स्ट्रेट है ना तो ये ग्राफ स्ट्रेट है, तो यहाँ पे ये नॉन ओमिक कंडक्टर्स होते हैं। ये सब सेमीकंडक्टर्स का ग्राफ है, वी ग्राफ सेमीकंडक्टर्स का, बट जो कंडक्टर्स ओम्स लॉ फॉलो कर रहे हैं उनके लिए स्ट्रेट लाइन है, ठीक। तो इस तरह के मटेरियल्स नॉन ओमिक कंडक्टर्स कहलाते हैं। आई होप ये क्लियर हो गया कौन कौन से मटेरियल ओम्स लॉ को फॉलो करेंगे और कौन कौन से मटेरियल्स ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करेंगे, ठीक है। अब एक और बात समझ लो, जो हम फॉर्मूला देख रहे थे V इज इक्वल टू आई आर, जो हम फॉर्मूला देख रहे थे V इज इक्वल टू आई आर, इस फॉर्मूला के अंदर अगर हम रेजिस्टेंस का वैल्यू निकालें तो रेजिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे? रेजिस्टेंस हो जाएगा R इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाई आई। अब याद करो रेजिस्टेंस क्या था इस फॉर्मूला में? रेजिस्टेंस एक कांस्टेंट था, ये एक कांस्टेंट था। इसका क्या मतलब हुआ कि तुम वोल्टेज और करंट को चेंज करके रेजिस्टेंस को चेंज नहीं कर सकते हो। रेजिस्टेंस किसी भी मटेरियल का एक प्रॉपर्टी होता है, जब उस मटेरियल को बनाया गया उसी समय उसका रेजिस्टेंस फिक्स हो गया। अब उस रेजिस्टेंस को आप चेंज नहीं कर सकते हो, है ना। अगर मटेरियल फिक्स है ना, मटेरियल का लेंथ फिक्स है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन फिक्स है, उसका टेम्परेचर फिक्स है, उस सिचुएशन में उस गिवन लेंथ और मटेरियल के लिए
उसका रेजिस्टेंस फिक्स हो गया है, अब उसे चेंज हम नहीं कर सकते। चेंज हम तब कर सकते हैं जब हम कुछ एक्स्ट्रा कंडीशंस लगाएंगे, जैसे उसका लेंथ चेंज कर दो, उसका एरिया चेंज कर दो, उसका टेम्परेचर चेंज कर दो या मटेरियल ही बदल दो। उस केस में हम रेजिस्टेंस को बदल सकते हैं, बट रेजिस्टेंस को बदलने के लिए V और I से हम बदल नहीं सकते रेजिस्टेंस को। रेजिस्टेंस को बदलना है तो दूसरा मटेरियल लेना पड़ेगा, लेंथ चेंज करना पड़ेगा, एरिया चेंज करना पड़ेगा। तो V और I को चेंज करने से रेजिस्टेंस चेंज नहीं होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको इंपॉर्टेंट तारा बना के लिख लेना, ठीक है। क्या बना के लिख लेना है? स्टार। तो याद रखना है कि जब भी वोल्टेज और करंट बढ़ेगा या वोल्टेज या करंट को किसी भी एक फैक्टर को बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस चेंज नहीं हो सकता है। रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर डज नॉट डिपेंड्स ऑन, रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर डज नॉट डिपेंड किस पे? ऑन वोल्टेज एंड करंट। क्यों डिपेंड नहीं करता वोल्टेज और करंट पे? याद करो ये टेबल जो बनाए थे, सबसे पहला रीडिंग नंबर 1, उसमें तुम V और I का रेशियो निकालो। सब में V और I का रेशियो निकालो। क्या था? V डिवाइडेड बाई I। फर्स्ट रीडिंग में V डिवाइडेड बाई I क्या था बताइए? पहला रीडिंग हमने क्या लिया था? हम वोल्टेज ले रहे थे 2 वोल्ट और करंट हम ले रहे थे 4 एम्पियर। कितना आ गया? 1/2 आ गया। 2 1 2, 2 2 4, रेशियो 1/2 आया। सेकेंड रीडिंग देखो, सेकेंड रीडिंग में करंट को लिया गया था 4 एम्पियर और वोल्टेज लिया गया था 4 वोल्ट, करंट लिया गया था 8। 4 1 4, 4 2 8। अभी भी कितना रेशियो आया? 1/2। इसके बाद तीसरा रीडिंग हमने क्या लिया था? हमने वोल्टेज को कर दिया था 6 वोल्ट और करंट हो गया था 12 एम्पियर। तो ये हो गया 6 1 6, 6 2 12। अभी भी रेशियो क्या आया है? 1/2। तो देखो, हम जब वोल्टेज बढ़ा रहे हैं तो करंट भी तो बढ़ रहा है, और जिस प्रोपोर्शन में वोल्टेज बढ़ रहा है, जितना गुना वोल्टेज आप कर रहे हो उतना ही गुना करंट भी बढ़ रहा है। तो रेशियो 1/2 1/2 1/2। इसी रेशियो V/I वाले रेशियो को हम क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस तो कहीं नहीं चेंज हुआ, यहाँ भी रेजिस्टेंस 1/2, यहाँ भी रेजिस्टेंस 1/2 और यहाँ पे भी रेजिस्टेंस 1/2। तो कहने का मतलब ये है कि तुम रेजिस्टेंस को वोल्टेज और करंट को चेंज करके चेंज नहीं कर सकते हो। अगर तुम्हें रेजिस्टेंस चेंज करना है तो तुम्हें कुछ और करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में समझेंगे। अभी फिलहाल समझिए, वोल्टेज और करंट चेंज करने से रेजिस्टेंस को चेंज नहीं किया जा सकता। अब इस फॉर्मूला को, ओम्स लॉ वाले फॉर्मूला को एक और तरीके से ब्रेक करते हैं। V = IR। अब यहां पे करंट का वैल्यू निकालो। करंट I = V डिवाइडेड बाई R। अब ध्यान से देखो, इस फॉर्मूला में ये जो फॉर्मूला है इसमें हमें ये बताता है कि जो करंट है वो रेजिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है और करंट वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यहाँ से दो इन्फॉर्मेशन हमें मिलेगा। पहला इन्फॉर्मेशन, करंट I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? वोल्टेज। करंट I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज, मतलब जितना वोल्टेज बढ़ेगा उतना करंट भी बढ़ेगा और जितना वोल्टेज घटेगा उतना करंट भी घटेगा। इसी तरह से सेकेंड इन्फॉर्मेशन हमें क्या मिल रहा है? सेकेंड इन्फॉर्मेशन में हमें दिख रहा है दैट करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। अब यहाँ पे ये समझने वाली बात है, ये तो ओम्स लॉ था, पहले ही हम कर चुके हैं। अब ये समझने वाली बात है, किसी मटेरियल का रेजिस्टेंस अगर ज़्यादा होगा, ज़्यादा रेजिस्टेंस होने का क्या मतलब है? ज़्यादा रेजिस्टेंस होने का मतलब है उसमें करंट को अपोज होने का प्रॉपर्टी ज़्यादा है। उस मटेरियल में करंट को अपोज करने का प्रॉपर्टी ज़्यादा, मतलब वो करंट को ज़्यादा रोकेगा, और करंट ज़्यादा रोकेगा मतलब करंट कम चलेगा उसके अंदर। अरे भाई, तुम्हारे पास एक वायर है ना, ये वायर है, यहाँ पे वायर के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन जब फ्लो होंगे तो एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़ा करते हुए जाएंगे, मतलब एक दूसरे से टकराते हुए, कोलिजन करते हुए आगे बढ़ेंगे। ऐसा तो नहीं स्ट्रेट लाइन में चले जाएंगे। मान लो ये करंट थोड़ा इधर गया या थोड़ा उधर गया तो एक दूसरे के साथ धूम धड़ाका होगा, मतलब टकराव होगा। जब ये टकराव होगा तो क्या जनरेट होगा? रेजिस्टेंस। मतलब जब आप एक भीड़ भाड़ रास्ते में चलेंगे तो आप कभी इससे टकराओगे, कभी उससे टकराओगे, स्पीड में तो आप नहीं चल सकते हो। तो जिसके कारण करंट, इलेक्ट्रॉन, चार्जेस का मोशन स्लो हो जाता है, और चार्ज जब स्लो चलेगा तो करंट भी स्लो बनेगा, मतलब कम करंट बनेगा। तो रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस अगर ज़्यादा हुआ तो करंट कम, रेजिस्टेंस अगर कम तो करंट ज़्यादा। मान लो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को सीधा सीधा रास्ता मिल गया तो ईजिली पास कर जाएगा ना, करंट बहुत ज़्यादा बनाने लगेगा तो उसका रेजिस्टेंस कम होगा। रेजिस्टेंस जितना ज़्यादा, करंट उतना कम बनेगा। हमें इस फॉर्मूला से ये समझ में आ रहा है, ठीक है। अब इसमें एक और टर्म है कंडक्टेंस, वो भी समझ लीजिए। जिस मटेरियल का रेजिस्टेंस ज़्यादा, उस मटेरियल का कंडक्टेंस कम। मतलब कंडक्टेंस क्या होता है? कंडक्टेंस एक ऐसा प्रॉपर्टी है जिसमें करंट को हम डिफाइन करते हैं। मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि अगर किसी वायर का कंडक्टिविटी ज़्यादा है
कंडक्टिविटी ज़्यादा मतलब करंट ज़्यादा फ्लो करना, और करंट ज़्यादा फ्लो कर रहा है मतलब कंडक्टेंस ज़्यादा है, ठीक है। जैसे रेजिस्टेंस है ना, उसी तरह से कंडक्टेंस है। तो अगर किसी वायर में, ये एक वायर है, इस वायर में रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो इसमें करंट कम फ्लो करेगा, इसमें करंट कम हो जाएगा क्योंकि ये करंट को बहुत ज़्यादा रोकेगा। रेजिस्टेंस ज़्यादा होने के कारण ये वायर करंट को बहुत रोकेगा, तो करंट कम फ्लो कर रहा है इसमें। करंट घटने से कंडक्टेंस भी घट जाएगा इसका। कंडक्ट करने की क्षमता कंडक्टेंस कहलाता है, कितना वो कंडक्ट कर पा रहा है, कितना उसमें करंट फ्लो कर पा रहा है। करंट तो घट गया तो कंडक्टेंस भी घट जाएगा। कंडक्टेंस होता है जी, जी से हम कंडक्टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं। और आर और जी में भी इसी तरह का रिलेशन होता है, आर इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई जी, या फिर तुम बोल लो जी इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई आर, ये होता है। या तो तुम r इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई जी बोल लो, या फिर g इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई आर बोल लो। तो ये फार्मूला एक ही जैसा फार्मूला है, दोनों फार्मूला एक ही फार्मूला से निकल कर आता है। तो मतलब ये हुआ, जिस मटेरियल में कंडक्टेंस ज़्यादा, जिसमें करंट ज़्यादा, कंडक्टेंस ज़्यादा मतलब करंट ज़्यादा, कंडक्टेंस कम मतलब करंट कम। जिस मटेरियल में कंडक्टेंस ज़्यादा, उस मटेरियल में करंट ज़्यादा फ्लो करेगा, और अगर करंट ज़्यादा फ्लो कर रहा है तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, मतलब उस मटेरियल का रेजिस्टेंस कम होगा, तभी तो करंट ज़्यादा हो रहा है। और जिस मटेरियल में कंडक्टेंस कम, उस मटेरियल का रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होगा, तभी इसका कंडक्टेंस कम हुआ, क्योंकि इसमें करंट कम फ्लो कर रहा होगा। तो रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस के बीच ये रिलेशन होता है, करंट और रेजिस्टेंस के बीच ये रिलेशन होता है। तो आई होप सब कुछ क्लियर हो गया है आपको। अब रेजिस्टेंस का एक यूनिट होता है, ये जान लो। रेजिस्टेंस ऐसे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट रेजिस्टेंस ही पढ़ेंगे, उसमें कंप्लीट डेरिवेशन नहीं, कंप्लीट ओम्स लॉ फिर से एक बार देखेंगे, रेजिस्टेंस का यूनिट डिराइव करेंगे, उसके बाद उसका डेफिनेशन, फिर कॉम्बिनेशन, पैरेलल, ये सब करेंगे। आज के लेक्चर के लिए जितना ज़रूरी है उतना कर लीजिए रेजिस्टेंस से। रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट होता है ओम, ठीक है। ये जो साइंटिस्ट थे जॉर्ज साइमन ओम, इन्होंने ये ऑब्जर्व किया था, उन्होंने इस पूरे एक्सपेरिमेंट को अपने नाम पे रख दिया ओम्स लॉ। जॉर्ज साइमन ओम एक साइंटिस्ट का नाम है, उन्होंने अपना नाम दे दिया ओम्स लॉ। और रेजिस्टेंस का यूनिट भी अपने नाम पे रखा इन्होंने ओम। ओम का सिंबल ये होता है। रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट होता है ओम, और कंडक्टेंस का ऐसा यूनिट होता है पर ओम। जैसे यहाँ देखो, ये हो गया रेजिस्टेंस, 1 डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस इज कंडक्टेंस। रेजिस्टेंस का यूनिट ओम हो गया, तो 1 डिवाइडेड बाय ओम क्या हो जाएगा, ओम के ऊपर -1, तो ये हो जाएगा ओम टू द पावर -1। और ओम टू द पावर -1 को हम कहते हैं साइमन, साइमन, ठीक है। इसे हम कैपिटल एस सिंबल से डिनोट करते हैं। तो रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट है ओम, और कंडक्टेंस का ऐसा यूनिट है साइमन। साइमन क्या होता है, ओम टू द पावर -1, 1 डिवाइडेड बाय ओम को हम साइमन कहते हैं। क्लियर, 1 डिवाइडेड बाय ओम इज साइमन। तो ये सारा चीज था ओम्स लॉ पे कंप्लीट डिटेल्ड लेक्चर। अब देखो ग्राफिकल जो मेथड्स होते हैं ना, ग्राफिकल क्वेश्चंस जो आते हैं वो किस तरह से आते हैं वो मैं आपको करा देता हूँ। बट उससे पहले कुछ एक बेसिक एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन और एक जनरल 1-2 क्वेश्चन जो होते हैं जो 2 मार्क्स 3 मार्क्स में आ जाते हैं, उनको कर लेते हैं पहले। ये क्वेश्चन देखो, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, जो एक्टिविटी बेस्ड जो एक्सपेरिमेंट वाला टॉपिक हमने किया ना अभी, एक्टिविटी वाला टॉपिक, उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास कुछ गिवन डेटाज है जो हमने एक्सपेरिमेंट से निकाला है। इस डेटा को लेकर के हमें प्लॉट करना है एक वीआई ग्राफ। सबसे पहले हम एक वीआई ग्राफ बनाएंगे, मतलब ओम्स लॉ वाला ग्राफ, वीआई वोल्टेज वर्सेस करंट वाला ग्राफ, एंड कैलकुलेट द रेजिस्टेंस। और इस ग्राफ से हम रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करेंगे। तो देखो कैसे करते हैं। सबसे पहले यहाँ देखो करंट कहाँ से कहाँ तक है। करंट का सबसे मिनिमम वैल्यू यहाँ पे, करंट का मिनिमम वैल्यू 0.5 और मैक्सिमम वैल्यू 4। तो करंट को हम मिनिमम 0.5 से शुरू करेंगे और 4 तक जाएंगे। तो इसके लिए हम एक काम करते हैं, 1 2 3 4 ले लेते हैं। ये हो गया 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये हो गया 1 एम्पियर, दिस इज 2 एम्पियर, दिस इज 3 एम्पियर एंड दिस इज 4 एम्पियर। ये बीच वाला पॉइंट हो जाएगा 0.5, ये हो जाएगा 1.5, ये हो जाएगा 2.5, ये 3.5, इस तरह से बीच का पॉइंट है ना, ये 0 और 1 के बीच में 0.5, 1 और 2 के बीच में 1.5, 2 और 3 के बीच में 2.5, 3 और 4 के बीच में 3.5। तो इस तरह से हम रीडिंग्स को देख सकते हैं। अब अगला पॉइंट हमारे पास ये है वोल्टेज का। वोल्टेज का मिनिमम है 1.6 और मैक्सिमम है 13.2। हमें 1.6 से 13.2 तक जाना है। तो इसके लिए काम करते हैं, 1 2 3 4 ही ले लेते हैं क्योंकि रीडिंग बहुत ज़्यादा हो जाएगा। 1 से 13 तक चलना है हमें। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। देखो यहाँ तक 11 आ गया, 13 तो पहुँचा ही नहीं। तो बीच में एक और डिवीजन कर लेते हैं। ये 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है, ऐसा आ गया।
लिख लेते हैं। ये हो गया 1 2 3 4 5। रुक जाओ, एक काम करते हैं, इसको थोड़ा और छोटा कर लेते हैं, रीडिंग्स को, पहुंच जाएगा, हो जाएगा ये। देखिए इसको यहाँ से ले लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं। ये हो गया 1, फिर ये हो गया 2 3 4, डिवीजन बस सेम रखना, 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 13। पहुँच गया ना। ध्यान ये रखना है आपको कि जितना भी गैप आप किसी पर्टिकुलर एक्सिस में रख रहे हैं, जैसे यहाँ से यहाँ तक ये वाला गैप है, तो ये गैप मेंटेन्ड होना चाहिए। इसी तरह से ये गैप यहाँ पे मेंटेन होना चाहिए। ऐसा नहीं करना कि ये ज़्यादा ये कम, ये ज़्यादा ये कम, इस तरह से नहीं करना, गैप मेंटेन होना चाहिए। तो यहाँ पे रीडिंग स्टार्ट करते हैं 1 से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 13। ठीक, हमें करंट एम्पियर में दिया है और वोल्टेज वोल्ट में दिया गया है। तो करंट यहाँ एम्पियर में है और वोल्टेज वोल्ट में। तो अब हम इसका ग्राफ प्लॉट करके देखते हैं क्या ग्राफ आता है। ऐसे तो लीनियर ही आना चाहिए क्योंकि ओम्स लॉ हम कर रहे हैं। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है? सबसे पहला पॉइंट है 0.5 में 1.6, करंट 0.5 और ये 1.6। 1.6 1.5 से थोड़ा ऊपर होगा तो ये पॉइंट होगा 1.5 से थोड़ा ऊपर। तो दिस इज द पॉइंट, दिस इज द पॉइंट। ठीक है, 0.5 में 1.6। इसी तरह से करंट 1 है तो वोल्टेज 3.4 है। करंट 1 वोल्टेज 3.4, 3.4 3.5 से थोड़ा नीचे आएगा यहाँ पे। सो दिस इज आवर करंट इज 1, करंट इज 1, ये करंट है और ये वोल्टेज है। ठीक, ये रहा पॉइंट। करंट 1, वोल्टेज 3.4, 3.4 3.5 बीच में, 3.5 के नीचे 3.4, 2 में 6.7, 2 में 6.7, 6.7 7 के क्लोज होगा ऑलमोस्ट यहाँ पे। ये 6.7, ये 2, ये हो गया 2, दिस इज 2 एंड दिस इज 6.7। ठीक है, नेक्स्ट इज करंट इज 3 और वोल्टेज है 10.2। करंट 3 एम्पियर, वोल्टेज 10.2, 10.2 थोड़ा ऊपर मिलेगा यहाँ पे ऑलमोस्ट। ठीक, और करंट 3, करंट 3 मतलब यहाँ से ये करंट, दिस इज द वैल्यू ऑफ करंट। रुक जाओ, हाँ अब ठीक है, ये हो गया करंट। देख रहे हो लीनियर ग्राफ आ रहा है, स्ट्रेट लाइन। अगर इनको कनेक्ट कर देंगे तो स्ट्रेट लाइन आ जाएगा। ठीक, 4 पे 13.2, 13.2 थोड़ा ऊपर यहाँ पे होगा। 4 पे 13.2, 13.2 और करंट इज 4, करंट आ गया 4, ये हो गया करंट, ये हो गया करंट यहाँ पे। ठीक है, ये करंट हो गया, ये वोल्टेज हो गया। तो ये ग्राफ हमें मिला। अब हम जब ग्राफ को कनेक्ट करेंगे, सारे पॉइंट्स को जब हम मिला देंगे तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। देख लो, ये एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा, जोड़ दो सबको, ऑलमोस्ट एक स्ट्रेट लाइन हमें मिलने वाला है। तो ये हो गया हमारा ग्राफ। देखिए, दैट मीन्स क्या ये सर्किट, जिस सर्किट में हमें ये रीडिंग मिला, क्या वो सर्किट ओम्स लॉ फॉलो कर रहा है? बिल्कुल फॉलो कर रहा है, बिकॉज द ग्राफ इज लीनियर। दूसरा क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन तो ये था प्लॉट द ग्राफ, कर चुके हम। अगला क्वेश्चन है कैलकुलेट द रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस कैलकुलेट करिए, रेजिस्टेंस कैलकुलेट करिए। ठीक है, देखिए इसको थोड़ी देर बात करेंगे फिर से। पहले समझ लो ग्राफ से रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं। जो तुम पहले ये लिख लो टॉपिक, ग्राफ, ग्राफ ऑफ ओम्स लॉ। जो तुम ग्राफ बना रहे हो वो ग्राफ कैसा है? ये कुछ ऐसा ग्राफ है क्या? यहाँ पे वोल्टेज और यहाँ पे क्या है? करंट। तो ओम्स लॉ का ग्राफ ऐसा मिलता है हमें, स्ट्रेट लाइन। वोल्टेज वर्सेस करंट का ग्राफ ये मिलता है। तो जब तुम इस ग्राफ का स्लोप निकालोगे, स्लोप ऑफ दिस ग्राफ, स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ, स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ क्या बताएगा हमें? इट गिव्स रेजिस्टेंस। स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ गिव्स रेजिस्टेंस। कैसे? देखो, मान लो हम इस स्लोप का एक ये पॉइंट ले लेते हैं और एक ये पॉइंट लेते हैं। ग्राफ के ऊपर हम 2 पॉइंट्स लेते हैं, एक ये पॉइंट, एक ये पॉइंट। अब इससे एक ट्राइंगल बनाने की कोशिश करो, कनेक्ट करो इसको। ये करंट यहाँ पे मिलेगा, इस पॉइंट के अकॉर्डिंग करंट यहाँ पे, और इस पॉइंट के अकॉर्डिंग
यहाँ पे हमें मिलेगा वोल्टेज और यहाँ पे हमें मिलेगा करंट। इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग में ये वोल्टेज हो गया और ये हो गया, सॉरी एक बार और देख लो, इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग में जब इधर बढ़ोगे तो यहाँ पे तुम्हें वोल्टेज मिलेगा क्योंकि ये वोल्टेज है, और यहाँ से जब तुम नीचे आओगे तो यहाँ पे तुम्हें करंट मिलेगा, तो यहाँ पे तुम्हें वोल्टेज मिल गया और करंट मिल गया। इसी तरह से ये पॉइंट, इस पॉइंट में वोल्टेज कितना है, करंट कितना है, तो सबसे पहले वोल्टेज फाइंड करने के लिए इधर आ जाओ। ये हो गया वोल्टेज और ये हो गया तुम्हारा करंट। तो इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग वोल्टेज करंट हमें मिल गया, इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग वोल्टेज करंट हमें मिल गया। जो ट्राइंगल बना है उस ट्राइंगल का नाम दे दो ABC। ये हो गया 90 डिग्री, एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ये मान लो एंगल है, ये एंगल है थीटा, एंगल क्या है, थीटा। अब इस ग्राफ में स्लोप निकालो। मैथमेटिकली स्लोप का फॉर्मूला होता है tan ऑफ थीटा, tan थीटा। स्लोप क्या होता है, tan थीटा। और tan थीटा ग्राफ में क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब जरा ध्यान से देखो, इस ट्राइंगल के अंदर परपेंडिकुलर क्या ये वाला लाइन है, क्या ये लाइन परपेंडिकुलर है A से लेकर C तक। ये लाइन एक्चुअली में है क्या, ये लाइन है, मान लो ये AC है, ठीक है। बेस देखो, बेस ये वाला लाइन है फ्रॉम हेयर टू हेयर, दैट मीन्स इस पॉइंट से इस पॉइंट तक बेस है, B से लेकर C तक, सो BC इज द बेस। अब ये AC को कैलकुलेट कैसे करें, AC कौन सा लाइन है, AC ये लाइन है ना, क्या ये लाइन इसके बराबर होगा, क्योंकि ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है पैरेलल लाइन से। जो वैल्यू यहाँ पे AC का होगा सेम वैल्यू इस वाले पॉइंट का होगा। तो ये हो गया तुम्हारा पहला पोटेंशियल, ये हो गया तुम्हारा दूसरा पोटेंशियल। इस ग्राफ में बढ़ते जाओगे तो 0 से V1 V2 V3 V4 ऐसे जाएंगे, पोटेंशियल बढ़ता जाएगा। तो पहला पोटेंशियल है V1 और दूसरा पोटेंशियल है V2। तो ये जो डिस्टेंस ये कैसे निकलेगा, 0 से लेकर V2 माइनस 0 से लेकर V1, मतलब हम कह सकते हैं V2 माइनस V1। ये यहाँ से यहाँ तक V2 है और ये यहाँ से यहाँ तक क्या है, V1। तो V2 माइनस V1 ये हो जाएगा हमारा पोटेंशियल का डिफरेंस, V2 माइनस V1, इसे हम डेल्टा V भी कहते हैं। तो ये हमारे पास आ गया AC का वैल्यू। इसी तरह से बताओ ये कितना होगा, BC का वैल्यू कितना होगा। यहाँ 0 है, करंट में जब आगे बढ़ेंगे तो पहले ये वाला टर्म मिलेगा, मतलब ये करंट I1 और ये करंट I2। दैट मीन्स ये जो हमें मिल रहा है ये क्या I2 माइनस I1 है, ये हो गया I2 और ये हो गया I1। तो हमें ये चाहिए, तो I2 माइनस I1 करेंगे तो ये मिलेगा, तो ये हमें मिल गया I2 माइनस I1। दैट मीन्स BC का वैल्यू हमें क्या मिला, I2 माइनस I1, और AC का वैल्यू मिला है V2 माइनस V1 डिवाइडेड बाई I2 माइनस I1। व्हाट इज V2 माइनस V1, V2 माइनस V1 इज पोटेंशियल डिफरेंस। एंड व्हाट इज I2 माइनस I1, I2 माइनस I1 करोगे तो क्या मिलेगा, करंट मिलेगा, करंट I। तो पोटेंशियल डिफरेंस बाई करंट मतलब V डिवाइडेड बाई I। व्हाट इज V डिवाइडेड बाई, ओम्स लॉ से क्या होता है, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू IR। ये फॉर्मूला हम जानते हैं। अगर हम R का वैल्यू निकालेंगे यहाँ से तो R मिलेगा हमें V डिवाइडेड बाई I। तो व्हाट इज V डिवाइडेड बाई I, दिस इज एक्चुअली रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल। तो हम इस ग्राफ में निकाल रहे थे स्लोप, और स्लोप निकालने पे हमें क्या मिल गया, रेजिस्टेंस। दैट मीन्स स्लोप ऑफ VI ग्राफ गिव्स रेजिस्टेंस। ध्यान रखना है यहाँ पे V होना चाहिए और यहाँ पे I होना चाहिए। Y एक्सिस में V लेना और X एक्सिस में I लेना, तभी उसका स्लोप रेजिस्टेंस आएगा। अगर इस ग्राफ को तुम चेंज कर देते हो, अब इसके प्लेस पे तुम V के प्लेस पे I कर देते हो और I के प्लेस पे V कर देते हो, तो ये स्लोप बदल जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल अभी VI ग्राफ हम देख लेते हैं। इस VI ग्राफ में हमें रेजिस्टेंस निकालना है, तो हम क्या निकाल लेंगे, हम इस स्लोप का, इस ग्राफ का स्लोप निकालेंगे। स्लोप क्या होता है, स्लोप होता है tan थीटा, या फिर दूसरे तरीके से तुम याद रख सकते हो चेंज इन वोल्टेज डिवाइडेड बाय चेंज इन करंट। वोल्टेज में कितना चेंज आया डिवाइडेड बाय करंट में कितना चेंज आया, वैल्यू रख देंगे, तुम्हें रेजिस्टेंस मिल जाएगा। अब वापस आ जाओ यहाँ पे, ठीक है। अब वापस आ जाओ इस क्वेश्चन में। हमें इस क्वेश्चन में बोला था फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। तो हमें पता है ये ग्राफ VI ग्राफ है, यहाँ पे V है, यहाँ पे I है। इस ग्राफ में देखो यहाँ पे V था, यहाँ पे I था, तो हम इसका स्लोप निकाल लेंगे। अब हम स्लोप निकालेंगे तो स्लोप हम ऐसे वैल्यू से निकालेंगे जहाँ पे हमें कोई एक फिक्स वैल्यू पता हो। जब हमें फिक्स वैल्यू पता होगा तभी हम स्लोप वहाँ से निकाल सकते हैं। तो हम कैलकुलेशन कौन सा ईजिली कर सकते हैं, देखो यहाँ पे आसान कैलकुलेशन किस में हो सकता है, इसमें भी हो सकता है, ठीक है, इसमें भी हो सकता है, इसमें भी, किसी में भी कैलकुलेशन आसान हो सकता है। तो हम ये वैल्यू ले लेते हैं, चलो ये वाला वैल्यू ले लेते हैं, इसमें कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो करंट 0.5 कहाँ पे है, करंट 0.5 ये वाला पॉइंट, ये करंट 0.5 हो गया। इसी तरह से वोल्टेज क्या है, वोल्टेज है 1.6, यहाँ पे वोल्टेज आ गया 1.6, ठीक है। या फिर एक काम करते हैं, जहाँ डिफरेंस सही आ रहा है ना वो ले लेते हैं। एक काम करते हैं, हम ये पॉइंट छोड़ देते हैं, डिफरेंस जहाँ पे आसानी से निकल जाएगा वो निकाल लेते हैं। डेसिमल वगैरह में ज़्यादा खेल नहीं खेलना है। चलो ये दोनों पॉइंट्स ले लेते हैं हम, 3 और 4 वाला, ये 3 वाला पॉइंट है ये,
और ये 4 वाला पॉइंट है। चलो ये हम ये दोनों पॉइंट्स को मान लेते हैं पॉइंट ए एंड बी, ठीक, पॉइंट ए एंड बी। अब यहाँ से एक ट्राइंगल बना लेते हैं, ये बन गया हमारा एक ट्राइंगल, ठीक है। ये पॉइंट को नाम दे दो पॉइंट सी, ठीक है। ये वैल्यू देख लो कितना है इसका डिफरेंस, और ये वैल्यू देख लो सबसे पहले, क्योंकि आप स्लोप निकाल रहे हैं यहाँ पे। तो इस ग्राफ का स्लोप हम यहाँ निकाल लेते हैं। कहाँ निकाले? यहाँ निकाल लेते हैं। देखो स्लोप इज इक्वल टू क्या होता है स्लोप? tan थीटा, और tan थीटा किसके बराबर आता है? पोटेंशियल डिफरेंस चेंज इन वोल्टेज डिवाइडेड बाय चेंज इन करंट। तो चेंज इन वोल्टेज को हम डेल्टा वी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और चेंज इन करंट को डेल्टा आई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। व्हाट इज डेल्टा आई? इसी फॉर्मूला को, ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है, इसी फॉर्मूला को तुम चेंज करके लिख सकते हो डेल्टा वी डिवाइडेड बाय डेल्टा आई। आ रहा है ना कैमरा में? ये थोड़ा सा छिप गया है, बस एडजस्ट कर लेना इसको थोड़ा। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं डेल्टा वी डिवाइडेड बाय डेल्टा आई, चेंज इन वोल्टेज डिवाइडेड बाय चेंज इन करंट, डेल्टा वी बाय डेल्टा आई। तो ये फॉर्मूला यहाँ पे डायरेक्टली स्लोप का फॉर्मूला डेल्टा वी बाय डेल्टा आई यूज़ कर सकते हैं। ये डेरिवेशन है, इस पर नहीं जाना आपको, ये याद रखना। जब भी आपको ग्राफ से निकालना हो रेजिस्टेंस, तो डेल्टा वी बाय डेल्टा आई या फिर tan थीटा, एंगल दिया हो तो थीटा वैल्यू पुट कर देना, ठीक है। अब यहाँ देखिएगा डेल्टा वी का वैल्यू कितना, मतलब ये वैल्यू कितना, ये वैल्यू कितना था इस पॉइंट में, वोल्टेज कितना था 13.2, लिख लें यहाँ पे 13.2 माइनस इनिशियल वोल्टेज ये कितना था, ये था 10.2 माइनस 10.2, फाइनल वोल्टेज माइनस इनिशियल वोल्टेज, ये था हमारा फाइनल वोल्टेज और ये था हमारा इनिशियल वोल्टेज, इसके करस्पॉन्डिंग इनिशियल वोल्टेज, इसके करस्पॉन्डिंग फाइनल वोल्टेज। इसी तरह से करंट, फाइनल करंट माइनस इनिशियल करंट। अब फाइनल करंट तो ये है, दिस इज फाइनल करंट विच इज इक्वल टू 4 माइनस दिस इज इनिशियल करंट विच इज इक्वल टू 3, ठीक है। फाइनल करंट माइनस इनिशियल करंट 4 माइनस 3 एंड 13.2 माइनस 10.2, इसका वैल्यू कितना होगा 13.2 माइनस 10.2 इज ऑलमोस्ट 3.0, है ना, 3.0, बिकॉज 13.2 माइनस 10.2 ये हो गया 0, ये हो गया 3.0, तो ये हो गया 3 डिवाइडेड बाई नीचे क्या है 1, ये आ गया 3 ओम। अप्रॉक्सीमेटली 3 ओम का वैल्यू आएगा यहाँ पे, ठीक, 3 ओम का वैल्यू आएगा। इसी तरह से दूसरा वैल्यू भी चेक कर सकते हैं हम लोग। मान लो हम बी और ये पॉइंट ले रहे हैं, बी और डी, यहाँ से भी निकाल कर देख लो, ऑलमोस्ट 3 के आसपास का ही वैल्यू आएगा। देखो ये एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, तो ये उम्मीद मत रखना कि एग्जैक्टली 3 सब में आए, 3 के आसपास का वैल्यू आएगा, कहीं पे भी आएगा। तो हम यहाँ पे बी और डी का निकाल लेते हैं। ये हो गया बी और ये हो गया ट्राइंगल, ठीक है। अब इसमें तुम ये देख लो, ये डिफरेंस कितना है, वोल्टेज में डिफरेंस कितना और ये करंट में डिफरेंस कितना है। तो यहाँ पे वोल्टेज का डिफरेंस, हम रेजिस्टेंस निकाल रहे हैं ना, रेजिस्टेंस मतलब चेंज इन वोल्टेज डिवाइडेड बाय चेंज इन करंट, यही होता है, स्लोप ही होता है रेजिस्टेंस। तो यहाँ डायरेक्टली हम इस तरह से लिख रहे हैं स्लोप इज इक्वल टू रेजिस्टेंस विच इज इक्वल टू डेल्टा वी बाई डेल्टा आई। अब यहाँ देखो, यहाँ डेल्टा वी कितना, ये वैल्यू है 10.2 माइनस, और ये वैल्यू कितना है, ये वैल्यू आ गया 6.7 डिवाइडेड बाई ये 10.2 6.7, ठीक, डिवाइडेड बाय चेंज इन करंट, करंट का फाइनल वैल्यू 3 माइनस इधर हो गया 2, 3 माइनस 2, तो इसमें कितना आएगा देख लो 10.2 माइनस 6.7, 10.2 minus 6.7, so this is 3.5, this is 3.5 ओम। देख रहे हो ऑलमोस्ट इतना वैल्यू है, ये 3 ओम यहाँ से आ रहा था, यहाँ से कितना आया 3.5 ओम। तो इस तरह से हम जितने भी इंटरवल्स हैं सबका वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है, सबका वैल्यू निकाल लेंगे और सारे वैल्यूज़ का एवरेज निकाल लेंगे। मान लो ये तुम्हारे पास 2 वैल्यू आया फिलहाल, और 2 वैल्यूज तुम निकाल सकते हो, इसका एवरेज निकाल लो। एवरेज वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये अभी फिलहाल क्योंकि 2 वैल्यूज़ है तो हम दोनों वैल्यूज़ ले लेते हैं, 3.5 प्लस 3, और भी 2 वैल्यूज़ निकाल सकते हो, दिस प्लस दिस, डिवाइडेड बाई कितना है 1 2 3 4 से डिवाइड कर दो। तो जब ये 4 से डिवाइड करोगे, अभी फिलहाल क्योंकि हम 2 वैल्यूज़ ही निकाल रहे हैं तो हम 2 वैल्यूज़ के साथ इसे 2 से डिवाइड करेंगे, 3.5 प्लस 3 एंड 2 वैल्यूज़ है 2 से डिवाइड कर दो, ये हो जाएगा 6.5 बाई 2, 6.5/2। इसको तुम सॉल्व करोगे 6.5 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ जाएगा 3.25 ओम्स। तो ऑलमोस्ट इसी के आसपास को कोई वैल्यू मिलेगा, रेजिस्टेंस आपको मिलेगा। तो हमारे पास जो रीडिंग्स है इसके अकॉर्डिंग जो वैल्यू आ रहा है दैट इज 3.2 ओम्स, ठीक है। हो सकता है कि आपका आंसर 3.2 से कुछ और आ रहा हो, लेकिन बहुत ज़्यादा वैरी नहीं करेगा। ऐसा नहीं होगा कि आपका वैल्यू 2 आ रहा है और मेरा वैल्यू 3.2 आ रहा है, आपका वैल्यू 4 आ रहा है, मेरा वैल्यू 3 आ रहा है, ऐसा कहीं नहीं होगा। वैरी करेगा, बहुत कम वैरी करेगा। तो ये हो गया, इस तरीके से हम निकालते हैं रेजिस्टेंस, ठीक है। अब वी आई ग्राफ तो हो गया, अब थोड़ा समझ लो कि आई वी ग्राफ में किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।
इस ग्राफ को थोड़ा पलट देते हैं अब। तो अब हम इस ग्राफ को थोड़ा पलट देते हैं। अब हमारे पास कौन सा ग्राफ है, अब यहाँ पे हम करंट ले लेंगे और यहाँ पे हम वोल्टेज ले लेंगे। पिछले ग्राफ में यहाँ वोल्टेज था, यहाँ पे करंट था, और ये हो गया हमारा स्लोप। तो अब जब तुम स्लोप निकालोगे, जिस तरह से पिछले ग्राफ में स्लोप निकाल रहे थे, सेम प्रोसेस रहेगा। जब तुम स्लोप निकालोगे तो फाइनल कैलकुलेशन करके यहाँ पे तुम्हारे पास आएगा 1/r। तो 1/r कब आता है, IV ग्राफ में। 2 पॉइंट्स याद रख लेना। पहला पॉइंट, VI ग्राफ जब बनाओगे तो VI ग्राफ में तुम्हें स्लोप जब निकालोगे तो तुम्हें मिलेगा रेजिस्टेंस, ठीक है। और जब तुम IV ग्राफ बनाओगे तो इसमें जब स्लोप निकालोगे तो तुम्हें मिलेगा 1/ रेजिस्टेंस। अब दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। जैसे देखिए, अब अगर इस ग्राफ में हम दो इस तरह से मटेरियल्स का स्लोप बना रहे हैं, A और B। हमारे पास 2 वायर है, दोनों वायर का IV ग्राफ हमने बनाया A और B। इसी तरह से इन्हीं 2 मटेरियल्स के लिए हम VI ग्राफ बना रहे हैं। दिस इज VI ग्राफ, ठीक है। पहले A मटेरियल पे करंट फ्लो कराया गया, उसका ग्राफ ऐसा बना। फिर B मटेरियल पे करंट फ्लो कराया गया, उसका ग्राफ ऐसा बना। ये हो गया A और B, सेम मटेरियल है, बस ग्राफ को हम बदल दे रहे हैं। ये IV ग्राफ है, वो VI ग्राफ है। तो पहला सवाल सुनो, फर्स्ट क्वेश्चन। VI ग्राफ में, इस ग्राफ में सबसे पहले ये हो गया फर्स्ट ग्राफ, ये हो गया सेकेंड ग्राफ, ठीक है। तो सबसे पहले फर्स्ट ग्राफ का क्वेश्चन सुनो। इस ग्राफ में रेजिस्टेंस किसका ज़्यादा है, तो उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। पहले सेकंड ग्राफ समझ लो तभी समझ में आएगा। सेकंड वाला ग्राफ, इस ग्राफ के अंदर जिसका स्लोप ज़्यादा उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा, क्योंकि इसका स्लोप रेजिस्टेंस बताता है। VI ग्राफ का स्लोप हमें रेजिस्टेंस बताता है, तो जिसका स्लोप ज़्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, जिसका स्लोप कम होगा उसका रेजिस्टेंस कम होगा। और स्लोप कहाँ से मेजर करेंगे, इस एक्स एक्सिस से देखेंगे कितना एंगल ये ऊपर है। जो जितना ज़्यादा ऊपर होगा उसका स्लोप ज़्यादा होगा। तो A का देखो, A का एंगल बहुत ऊपर है, दैट मीन्स थीटा ऑफ A, एंगल ऑफ A इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ B। ये A का स्लोप बहुत ज़्यादा है और B का स्लोप कम है। स्लोप का मतलब कितना ज़्यादा ऊपर वो बना, A बहुत ऊपर बन रहा है, B नीचे बन रहा है, तो A का स्लोप B से ज़्यादा होगा, जिसके कारण रेजिस्टेंस ऑफ A विल बी ग्रेटर देन रेजिस्टेंस ऑफ B। इस मटेरियल का रेजिस्टेंस B के कंपैरिजन में ज़्यादा होगा, जिसके कारण जिसका करंट, जिसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है उसमें करंट कम फ्लो करता है। तो इसको रिवर्स कर देंगे। अब इसमें देखो, क्योंकि A मटेरियल का रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो करंट इसमें कम फ्लो करेगा। करंट इन A विल बी लेस देन करंट इन B। B में करंट ज़्यादा फ्लो करेगा क्योंकि B का रेजिस्टेंस कम है। अब अगर इसे कंडक्टेंस के टर्म्स में देखोगे, किसका कंडक्टिविटी ज़्यादा है, तो जिसमें ज़्यादा करंट फ्लो कर रहा है उसका कंडक्टिविटी ज़्यादा। तो कंडक्टेंस ऑफ A इज लेस देन कंडक्टेंस ऑफ B। B का कंडक्टेंस ज़्यादा क्योंकि इसमें करंट ज़्यादा फ्लो कर रहा है, और B में करंट ज़्यादा इसलिए फ्लो कर रहा है क्योंकि B का रेजिस्टेंस कम है। अब ये सारा चीज़ जो तुम सेकेंड ग्राफ के लिए कर रहे हो, VI ग्राफ के लिए जो तुम कर रहे हो, सेम काम तुम IV ग्राफ के लिए करोगे, बट इसका रेजिस्टेंस 1/r निकल जाएगा। इसका जस्ट ऑपोजिट कर देना है। जैसे अब A और B में किसका रेजिस्टेंस ज़्यादा हो गया, तो इस केस में जिसका स्लोप ज़्यादा होता है उसका रेजिस्टेंस कम हो जाता है, बिकॉज 1/r है ये। R ज़्यादा मतलब पूरा का पूरा स्लोप कम। जिसका स्लोप कम उसका पूरा वैल्यू बढ़ जाएगा, जिसका स्लोप ज़्यादा उसका पूरा वैल्यू घट जाएगा। जैसे यहाँ देखिए, जब तुम रेजिस्टेंस निकालोगे ना, रेजिस्टेंस R, तो रेजिस्टेंस R हो जाएगा 1/ स्लोप। रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, 1/ स्लोप। तो स्लोप ज़्यादा तो रेजिस्टेंस कम, स्लोप कम तो रेजिस्टेंस ज़्यादा, ऑपोजिट रिलेशन। तो यहाँ देखिए स्लोप किसका ज़्यादा, स्लोप ऑफ A इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ B। कौन सा ग्राफ है, IV ग्राफ। ग्राफ देखकर पहचानना है, ये VI ग्राफ था और ये IV ग्राफ है, बदल गया है ये। IV ग्राफ में स्लोप ऑफ A इज मोर देन स्लोप ऑफ B। A का स्लोप ज़्यादा, B का स्लोप कम, दैट मीन्स रेजिस्टेंस ऑफ A इज लेस देन रेजिस्टेंस ऑफ B। बिकॉज ये IV ग्राफ है, जिसका स्लोप ज़्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस यहाँ कम हो जाएगा। इसी तरह से जिसका रेजिस्टेंस कम उसमें करंट भी ज़्यादा फ्लो करेगा। तो करंट इन A इज ग्रेटर देन करंट इन B। समझ आया, ये अलग ग्राफ है, ये अलग ग्राफ है। A में करंट ज़्यादा हो जाएगा अब, और B में करंट कम हो जाएगा। इसी तरह से कंडक्टेंस, जिसका करंट ज़्यादा उसका कंडक्टेंस ज़्यादा, कंडक्टेंस ऑफ A इज ग्रेटर देन कंडक्टेंस ऑफ B। तो इस तरह से हम ग्राफ का क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब देखो, एक क्वेश्चन है आपके एग्जाम्पलर में, एग्जाम्पलर बुक में, उस क्वेश्चन को करा देते हैं, थोड़ा और समझ जाओगे डिटेल में। क्वेश्चन क्या है देखिए,
क्वेश्चन ये है कि स्टूडेंट कैरीज आउट एन एक्सपेरिमेंट एंड प्लॉट्स अ वीआई ग्राफ फॉर 3 सैंपल्स ऑफ निक्रोम वायर। एक बच्चा है जो एक एक्सपेरिमेंट कैरी आउट करता है और ये 3 निक्रोम वायर के सैंपल का वीआई ग्राफ बनाता है। 3 निक्रोम वायर का सैंपल है जिसके कारण ये वीआई ग्राफ बना रहा है। ठीक है, वीआई ग्राफ बना रहा है जिस ग्राफ में यहाँ पे करंट है और यहाँ पे वोल्टेज है। देख लो ग्राफ का नेचर, यहाँ पे करंट है और यहाँ पे वोल्टेज है। ये आपका वीआई ग्राफ हो गया। और इस वायर का रेजिस्टेंस इस तरह से, तीनों वायर्स का रेजिस्टेंस है R1, इस वायर का रेजिस्टेंस R2 और इस वायर का रेजिस्टेंस R3, R1 R2 R3। ठीक है, आपको बताना है कि इन तीनों का रेजिस्टेंस किस तरह से वैरी कर रहा है, कौन सा रेजिस्टेंस ज़्यादा कौन सा रेजिस्टेंस कम, ये देखना है। तो आईवी ग्राफ में आप स्लोप निकालते हो, या फिर आईवी ग्राफ में जब आप तुम रेजिस्टेंस निकालोगे, आईवी ग्राफ में, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 1 अपॉन स्लोप निकालना पड़ेगा। बिकॉज ये आईवी ग्राफ है, मतलब इधर आई है इधर वी है। आईवी ग्राफ और वीआई ग्राफ बोलने से पता नहीं चलता है कि आई किधर है वी किधर है, ग्राफ देखने से पता चल रहा है। तो ये वीआई ग्राफ है, मान लो ये वीआई ग्राफ है, ये वी है ये आई है, बट यहाँ पे करंट इधर दिया गया है, वोल्टेज इधर दिया गया है। तो इसके कारण जो रेजिस्टेंस आएगा वो 1 अपॉन स्लोप आएगा, मतलब जिसका जितना ज़्यादा स्लोप उतना कम रेजिस्टेंस। तो इस केस में स्लोप ऑफ 1 इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ 2 एंड स्लोप ऑफ 2 इज ऑल्सो ग्रेटर देन स्लोप ऑफ 3। यहाँ देखो, फर्स्ट वाले मटेरियल का स्लोप ज़्यादा, सेकंड वाले का और कम, थर्ड वाले का सबसे कम। तो सबसे ज़्यादा स्लोप तो R का है, R1 का है, तो इसका रेजिस्टेंस सबसे कम हो जाएगा। सो रेजिस्टेंस ऑफ R1 इज लेस देन रेजिस्टेंस ऑफ R2, और सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस किसका होगा, थर्ड वायर का, थर्ड निक्रोम वायर का। इस वायर का रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा क्योंकि इसका स्लोप सबसे कम, इस वायर का रेजिस्टेंस दोनों के बीच में, और इसका रेजिस्टेंस सबसे कम होगा क्योंकि स्लोप सबसे ज़्यादा हो गया। ये आईवी ग्राफ है। अगर यहाँ पे V और यहाँ पे I होता, यहाँ V और यहाँ I होता, तो जिसका ज़्यादा स्लोप उसका ज़्यादा रेजिस्टेंस, यहाँ पे R1 ज़्यादा, R2 ज़्यादा, R3 से, ऐसा होता। बट यहाँ पे ग्राफ कैसा है, IV है, तो यहाँ पे केस अलग हो जाएगा। बात समझ आई। अब इसके बेसिस पे आपसे पूछेगा करंट किस में ज़्यादा फ्लो करेगा, तो जिसका रेजिस्टेंस सबसे कम, रेजिस्टेंस इसका कम है तो करंट इसमें ज़्यादा, इसका रेजिस्टेंस मैक्सिमम है तो इसमें करंट सबसे कम फ्लो करेगा। तो ये था, इस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आई होप ये क्लियर हो गया आपको। एक सवाल और है, मैं सोच रहा हूँ उस क्वेश्चन को मैं आपको कराऊंगा नेक्स्ट, जब रेजिस्टेंस पढ़ाऊंगा ना, तो उसमें ओम्स लॉ का भी 1-2 क्वेश्चंस करा दूंगा, और इस तरह से ग्राफिकल क्वेश्चंस अगर बीच में आएंगे तो ये हो गया। अब तुम खुद देखो, ये एक लेक्चर कराने में मेरे को कितना टाइम लग गया, ये एक लेक्चर कराने में मेरे को 1 आवर एंड 6 मिनट्स का टाइम लगा है ऑलमोस्ट, है ना। तो अगर मैं इस लेक्चर को पिछले लेक्चर के साथ कंबाइन कर देता तो पूरा लेक्चर कम से कम 2 घंटे का बनता। इसीलिए मैं चाहता था कि ओम्स लॉ को आपको डिटेल में, प्रॉपर वे में दूं, जो आप अच्छे से पढ़ पाओ, और अब आप एटलीस्ट इतना बोल पाओ, हाँ सर ने जो बोला था वो कर दिया। मैंने जो प्रॉमिस किया था आपको, मैंने अपने प्रॉमिस को फुलफिल किया। मैंने आपको ओम्स लॉ का कंप्लीट कॉन्सेप्ट आपको दे दिया, बच गया न्यूमेरिकल्स। तो न्यूमेरिकल्स सारे टॉपिक्स को पढ़ने के बाद जब और भी 2-3 टॉपिक्स ढंग से पढ़ लेंगे ना, तो और प्रॉपर न्यूमेरिकल्स आपको मिलेंगे। इसमें जितने न्यूमेरिकल्स हो पाते थे, जितने वेरिएशंस हो पाते थे, मैंने सारे वेरिएशंस को एक ही चैप्टर में, एक ही टॉपिक में ख़त्म कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर जब आपका होगा तो उसमें हम रेजिस्टेंस करेंगे, फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड्स करेंगे, और उसमें भी कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे रेजिस्टेंस और ओम्स लॉ को मिला करके। उसके बाद कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स आएगा। तो ठीक है, इस तरह से चैनल को प्यार देते रहें और पढ़ते रहें, और अपनी तैयारी को इतने अच्छे से करें कि इस चैनल के माध्यम से कम आपका जो फिज़िक्स है वो बहुत अच्छा नंबर से मार्क्स आ जाए फिज़िक्स में। ठीक है, ऑल द बेस्ट। एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से करिए, पढ़ाई अच्छे से करिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।